Morning students. In my previous video, we have introduced oscillatory motion and the related terms. We have also discussed phase and introduced initial phase, that is epoch. Now let me explain it. How can we understand this concept of initial phase? देखिए, अगर हम कहते हैं कि मान लो कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है, जैसे हम सिंपल रेक्टिलिनियर मोशन में ऑरिजिन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, यानी डिस्प्लेसमेंट का ऑरिजिन एग्जैक्टली वो पॉइंट नहीं होता जहाँ पर मोशन स्टार्ट होता है। हम ये कहते हैं कि वो पॉइंट भी हो सकता है जहाँ से हमने मोशन मेजर करना शुरू किया। तो ऐसे ही अगर हम कहते हैं कि मान लो एक ये पेंडुलम जो वाइब्रेट कर रहा है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ओ ऑरिजिन है, तो अगर हम इसी केस में मान लो यहाँ पर ही t इक्वल टू 0 लें तो इसके करस्पॉन्डिंग फेज एंगल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल इसी पॉइंट से मोशन शुरू कर रहा है और हमने मेजरमेंट भी यहीं से शुरू किया। लेकिन हम ये कहते हैं मान लो कि अगर एक पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है, राइट, इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, अब हमने इसकी पोजीशन, हमने t इक्वल टू 0 इसको नहीं माना, हमने इसको मान लिया t इक्वल टू 0, यानी जैसे हम ओरिजिन मानते हैं। तो अब इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल ने 1/4 वाइब्रेशन तो कर ली है, इस 1/4 वाइब्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग फेज एंगल हो गया π/2, यानी कि इट्स नॉट नेसेसरी कि t इक्वल टू 0 यानी ओरिजिन ऑफ टाइम वो इंस्टेंट हो जब मोशन शुरू हुआ हो। ये वो इंस्टेंट हो सकता है जब आपने मोशन को नोट करना, ऑब्जर्व करना शुरू किया, जैसे कि हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में करते थे। तो सिमिलरली अगर मेजरमेंट ऑफ टाइम यहाँ शुरू हुआ, t इक्वल टू 0 यहाँ हुआ, तो फेज एंगल, इनिशियल फेज एंगल होगा π/2। अगर मान लो हम ये ले लें कि पार्टिकल ने यू कैन से दिस इज यहाँ पर वापस आ गया है, मान लो ये आ गया है और उसके बाद ये आगे जा रहा है। आपने एक वाइब्रेशन होने के बाद, मान लो आप घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि एक पेंडुलम बनाने के लिए आपने एक बॉल लो, उसको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दो और उसे वाइब्रेट कर रहे हैं। अब जिस मोमेंट पे आपने मोशन स्टार्ट कर दिया और उसी टाइम पर आपने वॉच में आपने टाइम नोट करना शुरू किया, तब तो आपका इनिशियल फेज 0 होगा। लेकिन मान लो एक कंप्लीट वाइब्रेशन हो गई, कंप्लीट वाइब्रेशन के बाद फेज एंगल कितना हो गया, 2π। लेकिन उसके इमीडिएटली बाद उस इंस्टेंट पे अपनी अपनी वॉच को और या टाइम को नोट करना शुरू किया, तो इनिशियल फेज एंगल कितना हो गया, 2π। इट मीन्स जिस इंस्टेंट पे आपने मोशन को नोट करना शुरू किया, उससे पहले वाले मोशन का जो एंगल होगा दैट विल बी इनिशियल फेज। आई होप दिस इज क्लियर नाउ. Now, after understanding the basic concept of phase, as phase is a physical quantity which give complete information about position and direction of motion at any instant with respect to mean position. Next, we are discussing today phase difference. फेज डिफरेंस को अगर हम जनरल टर्म में कहें, सिंपल अगर हम नॉर्मल कहें कि फेज को तो हमने समझ लिया कि बॉडीज का दो पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं, मान लो उनका अलग अलग फेज φ1 और φ2 है, तो इन दोनों के फेज में जो डिफरेंस होगा दैट विल बी फेज डिफरेंस। अब टेक्निकली ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसे क्या लैंग्वेज देंगे, दैट फेज डिफरेंस बिटवीन two vibrating particles tells the lack of harmony. हार्मोनी मतलब क्या होता है, सिमिट्री, सिमिलैरिटी in the vibrating states of two particles at a given instant. यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दो पार्टिकल जो अलग अलग वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उसमें कितनी सिमिट्री है, क्या वो एक तरह का मोशन कर रहे हैं या एक पार्टिकल वाइब्रेट करते हुए मीन पर है और दूसरा एक्सट्रीम पर है, तो उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो हमें इंडिकेट करेगा व्हाट इज द फेज डिफरेंस. So here this is the lack of harmony in the vibrating states of two particles at a given same instant. एक ही instant पे दोनों particle की states का position difference. You can say not position difference, that is giving you phase angle. Now to understand it, let me give some examples. First of all, if two vibrating particles cross their mean position at the same
time and move in the same direction. What is the condition? When two vibrating particles cross their mean position at same time. और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मूविंग इन सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसमें डिफरेंस होगा. मान लो अगर हम ये कहें कि यहाँ पर एक बॉडी है वाइब्रेट करते हुए, लाइक इस डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा पार्टिकल भी वाइब्रेट करते हुए इसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ये दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं. अब वाइब्रेशन के टाइम यानी ये दोनों सेम जा रहे हैं, क्रॉसेस देयर मीन पोजीशन एट द सेम टाइम. यानी अगर ये ए पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन को ए डैश और उसके बाद मीन पोजीशन यानी ए पॉइंट, और उसके बाद वापस एक्सट्रीम पोजीशन हम लें, मान लो यहाँ पर टी, और वापस मीन पॉइंट पे आ रहा है. यानी जिस टाइम पर ए पार्टिकल मीन पॉइंट पर है, बी भी मीन पर है. जब ए पॉइंट ए डैश पे गया तो बी पार्टिकल जो गया वो बी डैश पे गया. जब ए पार्टिकल वापस ए पर आया तब बी डैश पार्टिकल, जो पार्टिकल बी है, अब वो भी वापस ओरिजिन पॉइंट पर मीन पोजीशन पर आ गया. फर्दर जब ये एक्सट्रीम पर गया तो ये पार्टिकल भी नेक्स्ट एक्सट्रीम पर गया, और हेंस इट इज़ क्रॉसिंग देयर मीन पोजीशन एट सेम टाइम. इसका मतलब दोनों ही एक तरह का मोशन कवर कर रहे हैं, तो देयर इज नो डिफरेंस इन द फेज एंगल. सो इन दैट केस फेज डिफरेंस विल बी zero because they are crossing their mean position at the same time and in the same direction. Next case, let me take now. When two vibrating particles cross their mean position at the same time, moving in opposite directions, and particle A is ahead of particle B by half vibration. मान लो हमने ये पार्टिकल A लिया और ये B लिया, क्या दिया है कि A की हाफ वाइब्रेशन B से ज़्यादा है. यानी हम ये लें कि पार्टिकल A यहाँ से एक्सट्रीम पर गया और फिर वापस मेन पॉइंट पर आया, यानी अब ये कहाँ जाएगा, नेक्स्ट एक्सट्रीम की तरफ. अब पार्टिकल बी का मोशन हम कहते हैं कि जस्ट स्टार्ट हो रहा है, यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर पार्टिकल ने एक हाफ वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली है तो इसका फेज एंगल हो गया पाई. जबकि पार्टिकल बी हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि इसकी अभी वाइब्रेशन शुरू होनी है, यानी ये पार्टिकल इधर जाएगा और ए पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, तो यानी जब मोशन स्टार्ट हो रहा है तो इसका फेज एंगल 0 है. तो यहाँ पर φ1 माइनस φ2 क्या हो गया, पाई माइनस 0, यानी पाई और 180 डिग्री. इट मीन्स अगर दो पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम पे और मीन पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं तो उनके बीच का फेज एंगल हो गया 180 डिग्री और पाई. Let me take one more case. Suppose one particle has crossed one extreme position like A particle and B particle has crossed mean position and moving towards another extreme. मान लो हम ये कहें कि A particle अपनी इस extreme position पे है और B particle ने क्या किया है, it has crossed mean position and moving towards another extreme. तो अब यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली यहाँ पहुँचा नहीं है, इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स, यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग फेज एंगल हो गया पाई और इसके कोरस्पॉन्डिंग फेज एंगल हो गया पाई बाय 2. आई एम रिपीटिंग, ए पार्टिकल हैज़ कंप्लीटेड, इट हैज़ जस्ट क्रॉस्ड मीन दिस एक्सट्रीम पोजिशन. B particle has crossed its mean position and now moving towards another extreme. Another extreme माने अब ये वाला extreme नहीं है, इसकी तरफ. तो इसका मतलब इसकी हाफ वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, इसकी 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुकी है. तो दोनों का फेज एंगल हमें पता चल गया. तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, दिस इज पाई माइनस पाई बाय 2, सो पाई बाय 2. सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट phase difference between vibrating states of different particles. Now after this, let me discuss simple harmonic motion. What is the meaning of it? Basically, it is a special type of periodic motion. यानी ये भी एक periodic motion है जो एक fixed interval of time के बाद repeat होता है. So it is a special type of periodic motion in which particle moves to and fro repeatedly about mean position under a restoring force which is always directed towards mean position. Restoring force which is directed towards mean position and whose magnitude at any instant is directly proportional to displacement of particle from mean position.
तो देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली हमारा जो ऑसिलेटरी मोशन है वही है, लेकिन अब इसको हमने टर्म दिया है, हमने इसको कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया है कि इसमें इस मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को इस डेफिनेशन में हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो अब इसको समझने के लिए हम क्या कह रहे हैं, दैट इट इज मोशन इन विच पार्टिकल मूव टू एंड फ्रो अंडर अ रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, देखिए पार्टिकल जब वाइब्रेट कर रहा है, आपने पार्टिकल को वाइब्रेशन के लिए यहाँ तक फोर्स लगाया, जब तक यहाँ पर आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया और यहाँ से फोर्स छोड़ दिया, जैसे ही फोर्स छोड़ा तो यहाँ पर इस सिस्टम में एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया। कौन सा फोर्स हो गया, रीस्टोर। रिस्टोरिंग फोर्स को हम रीस्टोरिंग कहते हैं, यानी कि एक ऐसा फोर्स जो सिस्टम को वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आएगा। सो तभी हम कह रहे हैं कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मोशन इन विच पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अंडर अ रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं होगा तो ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं होगा। तो अब ये रिस्टोरिंग फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है ये कहाँ लग रहा है, ये मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लग रहा है, वो बाहर की तरफ लग रहा है, जिस डायरेक्शन में हम बॉडी को लेके जा रहे हैं वहाँ लग रहा है। दैट मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। तभी हमने कहा रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। मान लो यहाँ ओरिजिन से इस एक्सट्रीम पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ x, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हम लिखते हैं -kx, वेयर k, दिस k इज टेकन एज फोर्स कांस्टेंट। अब नेगेटिव साइन क्या है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट टुवर्ड्स मीन पोजीशन। कई बार सिग्निफिकेंस पूछ लेते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन, दैट रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट, यानी ओरिजिनल जिस डायरेक्शन में मोशन है फोर्स कहाँ लग रहा है, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। और सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सो मैथमेटिकल फॉर्म SHM की जब भी यूज होगी तो हम यही वाली इक्वेशन यूज करेंगे, F = -kx। नाउ सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक डेफिनेशन समझने के बाद लेट वी रिलेट इट विद द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और जिसको हम समझ सकते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेट वी टेक अ पार्टिकल P. It starts its motion from this x point and it is moving with uniform speed along the circumference of this circle, जिसकी रेडियस हम लेते हैं a. So this circle along which particle is moving along its circumference, जिसे हम कहते हैं circle of reference. So this is circle of reference, और एक पार्टिकल इसके circumference पे मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। Let we take that XO x dash and this YO y dash are the diameter of the circle of reference whose radius is a. That particle while moving along circumference reaches at point P. Now here that any time this particle, इस particle को हम एक और नाम दे देते हैं reference particle, which is moving along circle of reference. So then what we will do, let its position with respect to this origin is OP. अब हम इसमें क्या कहेंगे, then projection or foot of perpendicular drawn from this point on diameter, या तो हम इसका perpendicular इस लाइन पे ड्रॉ करेंगे या फिर इस पे ड्रॉ करेंगे। So here let we are taking that at this instant we will draw the perpendicular on either of the diameter. तो देखिए एज द पार्टिकल, मान लो पार्टिकल x से y तक पहुंचा, यानी P कोई ऐसा पॉइंट है जो बीच में हम लेके चल रहे हैं, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल लिया हमने थीटा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। सो व्हेन दिस रेफरेंस पार्टिकल मूव ऑन द सर्कल फ्रॉम x to y, इट्स प्रोजेक्शन ऑन द डायामीटर, वर्टिकल डायमीटर पे हम लेके चलेंगे, प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल डायमीटर कहाँ से कहाँ जाएगा, O to Y। कैसे, मान लो पार्टिकल की पोजीशन यहाँ होती तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ होता, अगर ये पार्टिकल की पोजीशन यहाँ होती तो परपेंडिकुलर यहाँ होता,
अब पार्टिकल यहाँ आ गया है तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ, यानी पार्टिकल का प्रोजेक्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, O to Y. So you will write as particle moves from X to Y, its projection means foot of perpendicular, projection on Y O Y dash moves from O to Y. So similarly, when the particle move from Y to X dash, यानी when particle P move from Y to X dash, तो अगर यहाँ पर कहीं भी किसी पॉइंट पर पार्टिकल होगा तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ से कहाँ जाएगा, यानी यहाँ से पार्टिकल यहाँ हुआ तो प्रोजेक्शन वापस इधर, फिर यहाँ, यानी प्रोजेक्शन जाएगा, प्रोजेक्शन विल मूव फ्रॉम, दिस इज पार्टिकल कहाँ जा रहा है, X to Y dash, प्रोजेक्शन कहाँ जाएगा, Y to O. सिमिलरली अगर ये पार्टिकल, मान लो मैं पार्टिकल की पोजीशन यहाँ ले लूँ तो आप क्या देखोगे, इसकी प्रोजेक्शन कहाँ जा रही है, इस पॉइंट पे. अगर पार्टिकल मैं यहाँ ले लूँ तो प्रोजेक्शन कहाँ जा रही है, इधर. यानी एज पार्टिकल मूव्स फ्रॉम X डैश टू Y डैश, प्रोजेक्शन विल मूव फ्रॉम O टू Y डैश. ऐसे ही पार्टिकल अगर Y डैश से X की तरफ जाएगा तो प्रोजेक्शन कहाँ जाएगा, Y डैश टू O. आई एम रिपीटिंग दिस कॉन्सेप्ट. एज पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम X टू Y, यानी X से Y जा रहा है पार्टिकल यहाँ पे, तो इसका जो परपेंडिकुलर, प्रोजेक्शन मीन्स परपेंडिकुलर ऑन वर्टिकल डायमीटर, यहाँ हम हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसको एक ही टर्म में बता रहे हैं, हम इसे वर्टिकल डायमीटर की टर्म्स में बता रहे हैं. तो इसका जो परपेंडिकुलर इसके ऊपर आएगा, X टू Y जब पार्टिकल जाएगा, प्रोजेक्शन जाएगा कहाँ से कहाँ, O टू Y. पार्टिकल जाएगा Y टू X डैश, प्रोजेक्शन जाएगा Y टू O. पार्टिकल विल इट मूव फ्रॉम Y डैश टू X डैश टू Y डैश, तो प्रोजेक्शन जाएगा O टू Y डैश. एंड व्हेन पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम Y डैश टू X, प्रोजेक्शन विल मूव फ्रॉम Y डैश टू O. इट मीन्स हियर वी आर ऑब्जर्विंग दैट पार्टिकल इस सर्कल के अबाउट एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, यानी यहाँ पर पूरा एक जो एंगल बन रहा है वो 2 पाई बन रहा है. ध्यान से सुनिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग अलोंग दिस सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 2 पाई, ठीक है, कंप्लीट 2 पाई एंगल बनेगा. तब क्या हो रहा है, इसका प्रोजेक्शन मूव कर रहा है O टू Y, देन Y टू O, देन O टू Y डैश, देन Y डैश टू O. और अगर इस तरीके से पार्टिकल मूव करता रहेगा तो इसका प्रोजेक्शन फुट ऑफ परपेंडिकुलर वर्टिकल डायमीटर पे ऑसिलेट करता रहेगा. This is a very important point that we have introduced here. So basically what we conclude here, that simple harmonic motion is defined as projection of uniform circular motion on any of the diameter of circle of reference. क्या लिख सकते हैं हम, that this is important conclusion कि अगर 1 मार्क में आ जाए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ SHM, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोजेक्शन ऑफ किसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का. क्यों कहा, क्योंकि पार्टिकल सर्कल ऑफ रेफरेंस पे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन on any diameter, any of its diameter of any of its diameter. Write this. So it is defined as projection of uniform circular motion on any of its diameter or any diameter of circle of रेफरेंस. तो अगर 1 मार्क में आ जाए या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, और अगर 2 मार्क में आ जाए देन यू हैव टू एक्सप्लेन कि एज पार्टिकल इज मूविंग हाउ प्रोजेक्शन इज मूविंग. अब एक और कंक्लूजन देखिए, जब हमने फेज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था तब मैंने कहा था कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन या पीरियोडिक मोशन में हमने कहा था टाइम लगता है कैपिटल T. यानी अगर ये पार्टिकल इस सर्कल ऑफ रेफरेंस के अबाउट मूव कर रहा है, यानी एक कंप्लीट रोटेशन में कितना टाइम लगा, T टाइम लगा. अब इस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर पे एंगल कितना बना, 2 पाई. तो वहाँ जो हमने एक रिजल्ट लेके चले थे कि T टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा दैट विल बी 2 पाई. इससे हमने रिलेट किया था. सो हियर 2 pi is taking because we are representing simple harmonic motion in terms of circular motion. Simple harmonic motion में कौन है, projection of this uniform circular motion.
और किसकी वजह से है? क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में। सो जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि सिंपल हार्मोनिक मोशन सर्कुलर मोशन से किस तरीके से रिलेटेड है। Now after this let we discuss characteristics of simple harmonic motion। तो उसमें फर्स्ट हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। Displacement of a particle executing SHM. It is defined as distance of the particle from mean position. Distance of particle from mean position at any instant of time. Right? अब इसको समझने के लिए जैसे हमने अभी जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लिया तो उसके अकॉर्डिंग हम उसी सर्कल को हम दोबारा डिस्कस करेंगे। अगर हम ये कह रहे हैं कि दिस इज़ अ सर्कल ऑफ रेफरेंस और यहाँ पर पार्टिकल मान लो P पॉइंट पर है एंड एंगल सबटेंडेड इज थीटा, ये थीटा है ओमेगा टी को। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया था? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वर्टिकल डायमीटर पे। तो वर्टिकल डायमीटर के कोरेस्पॉन्डिंग तो हमारे पास ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि मुझे निकालना है यहाँ पर ये डिस्टेंस OM, तो विद इन दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OPM, तो अगर मैं ये दिस इज़ योर बेस, दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर अगर मैं निकालूँ साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी OM अपॉन OP। अब OP किसके इक्वल है? ये तो रेडियस के इक्वल है। सर्कल ऑफ रेफरेंस की हमने रेडियस A ली थी, तो यहाँ से OM क्या हो जाएगा? OP साइन थीटा, यानी दिस इज A साइन थीटा। अब क्योंकि ये डिस्टेंस वर्टिकल डायमीटर पे है तो हम इसे y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो y क्या हो गया? y इक्वल टू A साइन थीटा और A साइन ओमेगा टी, राइट। So this is the expression for displacement, mathematical expression for displacement, जिसको हम अभी तक डायरेक्टली लेके चले थे, लेकिन अब यहाँ पर हमने ऑब्टेन किया है कि y इक्वल टू A साइन ओमेगा टी कैसे ऑब्टेन हुआ यहाँ से। अब इस केस में देखिए, अगर हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी, मान लो साइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, कितनी होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू? 1 होती है, तो y किसके इक्वल हो जाएगा? A के इक्वल हो जाएगा, यानी इट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो जिसको हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। सो इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कोई भी पार्टिकल वाइब्रेट करते हुए, ये भी तो हो सकता है जैसे पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है, पहले एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, धीरे धीरे उस पर ऑपोजिंग एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट है और एम्पलीट्यूड कम होता गया, तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि y इक्वल टू A साइन ओमेगा टी, यानी टाइम के साथ साथ इस फैक्टर से इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया एम्पलीट्यूड, यानी जितनी भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? साइन फंक्शन पे। अगर साइन फंक्शन मैक्सिमम हो जाए तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड, दिस इज योर एम्पलीट्यूड। नाउ if we are taking this displacement and we will express in terms of some other relation, देखिए डिस्प्लेसमेंट को ही समझाते हुए अगर हम ये कहें कि मान लो P यहाँ पर है लेकिन पार्टिकल इस x पॉइंट से मोशन नहीं कर रहा है, यानी हम ये कहें कि इसका यानी t इक्वल टू 0 कहाँ पे है? मान लो A पॉइंट यहाँ है कि पार्टिकल इनिशियली A पॉइंट पर था, यानी इस इंस्टेंट से बॉडी का मोशन शुरू हुआ, पार्टिकल का मोशन शुरू हुआ, तो यानी t टाइम के बाद आफ्टर टाइम t इट हैज़ रीच टू पॉइंट B, तब इसमें हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जो हमने अभी लिखी है y इक्वल टू A साइन ओमेगा टी, वो कैसे मॉडिफाई कर पाएंगे? तो सबसे पहले देखिए t इक्वल टू 0 से t तक, यानी ये पूरा एंगल थीटा हो जाएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। सो अब अगर हमें ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और ये वाला एंगल लेना है तो ये कितना होगा? जितना कि ये एंगल है। तो अगर हम ये लें कि मान लो ये हमारा इनिशियल एंगल है जिसको मैं कहती हूँ एंगल AOX, दैट इज फाई नॉट, तो हमारा ये एंगल XOP हो जाएगा, कितना हो जाएगा? थीटा माइनस फाई नॉट, जिसको हम कहेंगे ओमेगा टी माइनस फाई नॉट।
तो उस केस में यानी जब हमारा ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर से ये जो डिस्टेंस निकालना है जो होता है y इक्वल टू ए साइन, अब यहाँ पर एंगल कितना हो गया, ये XOP, और XOP एंगल कितना है ओमेगा टी माइनस फाई नॉट. सो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट. ये इक्वेशन तब यूज होगी जब आप ये कहें कि पार्टिकल इस एक्स पॉइंट रेफरेंस पॉइंट से मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है जबकि उससे पहले मोशन स्टार्ट हुआ है, यानी ए इज द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ रेफरेंस. इसी तरीके से हमारे पास मान लो एक और केस अगर हम लें कि आपका पार्टिकल का मोशन जो स्टार्ट हो रहा है फर्दर यहाँ किसी पॉइंट बी से हो रहा है और पार्टिकल अब कहाँ पहुँच गया है पी पॉइंट पे, यानी टी इक्वल टू ज़ीरो यहाँ है, टी इक्वल टू ज़ीरो यहाँ नहीं है, कहाँ पर है इस पॉइंट पे है, यानी ये इनिशियल पोजीशन हो गई. अब पार्टिकल कहाँ पहुँच गया पी पॉइंट पे. तो अब इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो डिस्टेंस हमारा होगा ये किस एंगल पे होगा, इस एंगल पे. लेकिन एक्चुअली ये वाला एंगल कितना है, देखिए पहले कितना होगा कि पार्टिकल हैज स्टार्टेड इट्स मोशन फ्रॉम बी एंड रीचिंग टू पी एट टाइम टी. तो एंगल BOP ये होगा थीटा जो होगा ओमेगा टी. लेकिन प्रोजेक्शन निकालने के लिए तो हमें ये वाला एंगल चाहिए और ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा. तो ये एंगल के लिए हम सपोज करें BOX हमारा हो गया फाई नॉट. इट मीन्स एंगल XOP क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ओमेगा टी प्लस ये वाला फाई नॉट, ये हो गया ओमेगा टी. तो यानी अब अगर हम एंगल लें y इक्वल टू ए साइन एंगल कितना होगा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. यानी अगर पार्टिकल रेफरेंस पॉइंट यानी ओरिजिन, पार्टिकल का ओरिजिन, पोजीशन का ओरिजिन और टाइम का ओरिजिन डिफरेंट हो जाए उस केस में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. हियर फाई नॉट, यहाँ पर देखिए फाई नॉट क्या है फेज एंगल, माइनस फाई नॉट ये भी फेज एंगल. तो दोनों ही केस में फेज एंगल होगा, यहाँ पर फेज एंगल होगा माइनस फाई नॉट और यहाँ फेज एंगल होगा प्लस फाई नॉट. Now after displacement, next we are discussing velocity. Velocity of a particle executing simple harmonic motion, it is defined as time rate of change of displacement. जैसे सिंपली हम वेलोसिटी को क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कहते हैं या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वही रिलेशन है. तो अब उसके कोरस्पॉन्डिंग हम अगर ये लेते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, राइट. अब हमें क्या निकालना है वेलोसिटी, वेलोसिटी होगा dy/dt. तो यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ए साइन ओमेगा टी. ए तो रेडियस ऑफ सर्कल है दैट इज कांस्टेंट और यहाँ पर हो गया d/dt साइन ओमेगा टी. अब साइन फंक्शन को जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी यानी जो एंगल है इसका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा ओमेगा. तो वेलोसिटी हो जाएगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन. सो वेलोसिटी हमने इस फॉर्म में ले लिया. अब देखिए वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो अगर फर्दर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, हम रिलेशन यूज़ करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस योर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ठीक है, आपको मैथ्स में आप 10th में करते थे वहीं से आप देख सकते हो ये रिलेशन होता था. अब अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू देनी है तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी दिस वन. तो वही फॉर्मूला यूज़ किया. तो अब यहाँ पर हम ए ओमेगा को भी अंदर ले लेते हैं. ए वेलोसिटी विल बी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ओमेगा हमें भारी रखना चाहिए था, ओमेगा की ज़रूरत नहीं है, हम भारी ले लेते हैं क्योंकि हमारी एक्चुअली y की वैल्यू क्या है a साइन ओमेगा टी. ओमेगा नहीं है इसीलिए हम इसको वापस भारी कर लेते हैं, हमें लेना ही नहीं चाहिए. तो वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर.
तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में आ गया, ए एम्पलीट्यूड वाई डिस्प्लेसमेंट। सो इस टर्म्स में हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर हम देखें एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे तो कोई डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है, वाई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पुट करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, जिसको स्क्वायर रूट से बाहर लिखेंगे ओमेगा इंटू ए। ऐसे ही एट एक्सट्रीम पोजीशन, इफ यू आर टेकिंग इट एट एक्सट्रीम पोजीशन y इक्वल टू ए हो जाएगा, तो वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, जिससे माइनस ए स्क्वायर, y इक्वल टू ए पुट किया तो यहाँ पर ये हो गया 0, यानी एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो वेलोसिटी ऑफ SHM इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मोशन। आप देख रहे हो इट इज मैक्सिमम एट द मीन maximum at the mean position and minimum at the extreme position. So you have to learn these results, this formula as well as this result. On the basis of these results you will do numericals. So you have to learn these 3 results here. So it's all for today. In my next video I will take next terms related to characteristics of SHM. Just give it a written practice whatever we have covered today. Thank you. Have a nice day.